ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। यूपीएससी सी सेट के कंप्लीट क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो पार्ट नंबर रहने वाला है 8 और अभी तक की हमारी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी रही है कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव का, इंग्लिश तो सभी की होती है बट मैथ्स और रीजनिंग का अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है फिर भी आप इसमें कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हम सिर्फ टाइप पे, क्वेश्चन के टाइप पे फोकस नहीं करते बल्कि उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट और ट्रिक पे भी फोकस करते हैं कि कुछ इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इन टाइप की कैटेगरी को हमने डिवाइड किया है हैबिचुअल बेस्ड कैटेगरी, जो कि वन टाइम एक बार आपको करने होते हैं और उसके बाद कुछ इस टाइप के एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी होती है। और सिंपल से क्वेश्चन, बहुत बार क्या होता है बच्चे स्किप कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो इससे पहले के जो 7 पार्ट हैं हमने बहुत सारे दूसरे टाइप के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कर चुके हैं डिटेल में और इस टाइप के कुछ क्वेश्चन की ये सीरीज रहने वाली है लास्ट। इसके बाद कुछ कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत मजा आने वाला है आपको करने में। नाउ बट उससे पहले कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया में अफोर्डेबल प्राइस के साथ 499 रुपीज में आप पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स ले सकते हैं, जिसमें वीडियो तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, उसके साथ टेस्ट सीरीज की पीडीएफ आप सबको मिल जाएंगी। कभी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी हो तो पीडीएफ वाले क्वेश्चन आपको डिटेल में मिल जाएंगे, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस पूरे उसमें कंप्लीट रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव मैथ्स यानी कि 66 प्लस जो है क्रॉस करने की इजी ट्रिक्स यहाँ पर बताई गई हैं। नाउ ले कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली एक लिंक दिया गया होगा इंस्टा मोजो का, आप डायरेक्टली उससे पे करें, फिर उसके बाद सेम नंबर पे हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम करें और हम आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक देंगे जहाँ पर आपकी ईमेल आईडी को हम एक्सेस देंगे और सभी वीडियो प्लस पीडीएफ आप एक साथ एक्सेस कर पाएंगे। लेना दूसरे तरीके से और ज़्यादा सिंपल तरीके से आप लेना है तो दिए गए नंबर पर गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर हमें व्हाट्सएप करनी है और डायरेक्टली आप हमसे जुड़ सकते हैं, वीडियोस डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में 499 रुपीज़ सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस हमारी जो है पीआर पब्लिकेशन आपको ऑफर कर रही है। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन को जैसा मैंने बोला वन टाइम नोन वाले क्वेश्चन है, एक बार आप इसे कर लेंगे तो सिंपल सी बात है कि आगे जो यूपीएससी देने वाले हैं आप उसको ईजिली करेक्ट कर पाएंगे। नाउ सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 स्टेटमेंट के बेसिस पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हम यहां पर देख लेंगे। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सिंपल सी चीजें आपको करनी है, ठीक है। जैसा एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि आपको सबसे पहले लाइन बाय लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। लाइन बाय लाइन क्या ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। उसके बाद जब स्ट्रक्चर बन जाता है फिर क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट ऑप्शन दिए हैं उसके बेसिस पर, इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर आंसर हमें निकाल लेना है। बहुत सिंपल सी बात है। और सेम टाइप का कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन का कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर में पहले के पार्ट्स में आपको डिटेल में बता चुका हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। लाइन बाय लाइन यानी कि हर एक लाइन को करना है, लाइन को करना है, फिर उसके बाद कट करना है, फिर स्ट्रक्चर बनाना है और फिर उसके बाद ऑप्शन देखने हैं, फिर आंसर निकालना है, ठीक है। सिंपल सा ये प्रोसीजर है। समझाने में 10 या 15 मिनट लगते हैं हर एक क्वेश्चन को, बट आप जब एक क्वेश्चन करेंगे तो 2.5 मार्क्स इजिली एक्सेस कर पाएंगे। नाउ सबसे पहला देखिए, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन स्टेटमेंट के बेसिस पढ़ते हैं। ए मैन हैड ए वाइफ, 2 सन्स एंड डॉटर इन हिज फैमिली। अब आपने ये पढ़ लिया ना, इसको कट कर दो और इसके शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। मैं पहले से ही कहता आया हूं कि इस टाइप की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ए मैन हैड ए वाइफ, एक मैन है, उसकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, 2 सन्स हैं और एक डॉटर है। बस छोटा सा डायग्राम लाइन बाय लाइन आपको ड्रॉ कर लेना था, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। ईजिली अगर आप लाइन बाय लाइन करेंगे ना तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा ईजी रहेगा ये समझना आपको, ठीक है। कितना ज़्यादा इजी रहेगा वो अब आपको समझ में आ जाएगा। नाउ देखिए सेकंड पार्ट, द डॉटर्स वर इनवाइटेड टू ए फीस्ट एंड द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली वेंट आउट टू टेक पार्ट इन द पिकनिक। जो डॉटर्स हैं उनको इनवाइट किया है, जो डॉटर्स है उनको इनवाइट किया है फीस्ट में भोजन के लिए, एंड मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली वेंट आउट टू टेक पार्ट इन ए पिकनिक। ठीक हो गया। देखो जो डॉटर है फैमिली की
उसको फीस्ट में इनवाइट किया है बोल जा रहा है, और जो मेल हैं, मेल मेंबर हैं, वो पिकनिक गए हैं, पिकनिक गए हैं। देखो डॉटर गई है अपनी फीस्ट में, जो मेल मेंबर हैं, मैन भी है, उसके 2 बच्चे भी दोनों ही मेल हैं, वो पॉसिबली पिकनिक गए होंगे ऐसा बोला जा रहा है। सिंपल सी बात है ना, बचा कौन है, वाइफ, ठीक है। ओके, फीमेल नहीं बोला, अगर फीमेल बोला होता ना फीस्ट में तो हम वाइफ को भी इंक्लूड करते, अभी सिर्फ डॉटर बोला है तो उसकी बेटी को ही इंक्लूड करेंगे। नाउ इसको कट कर दो। थर्ड देखो, द मैन्स फादर डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क। जो इसके पिता हैं, मैन्स फादर, जो ये मैन है, इसके पिता घर नहीं लौटे हैं अपने काम से, तो मतलब घर में कौन बच रहा है, मोस्ट प्रोबेबल उसकी वाइफ है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल उसकी वाइफ हो सकती है। ओके, और बाकी हमें नहीं पता। ओके, ठीक है, मैन के पिता हैं वो भी वर्क से नहीं आए हैं। अब आप देखिए स्टेटमेंट थोड़े से, अब मैंने ये क्यों कहा कि इसको मैं हैबिचुअल कैटेगरी में इसलिए डाल रहा हूँ कि आप नॉर्मली तो आप इस आंसर तक पहुँच जाएंगे, बट अगर आपको हैबिट नहीं है ऐसे क्वेश्चन करने की पहले, तो आपको बिल्कुल पक्का गलत करके आएंगे अपना आंसर। ए स्टेटमेंट देखो, ए क्या कहता है, ओनली द मैन्स वाइफ वॉज लेफ्ट एट होम। बट आपने क्रैश कोर्स, ये सीसेट का क्रैश कोर्स की पहली वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, तो जब भी मैंने बोला, हमेशा आपको बोला है, हमेशा आपको ये बोला है, एक ट्रिक है और हैबिचुअल यही बनी रहती है कि जब भी कोई एक्सट्रीम पॉइंट आते हैं ना, जैसे एक्सट्रीम पॉइंट जैसे क्या होते हैं, ओनली, ऑल, एवरीवन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं और इनको डायरेक्टली आपको रिजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, ओनली द मैन्स वाइफ वॉज लेफ्ट एट होम। देखिए वैसे तो हमें पता है कि वाइफ बची है घर में, बट यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन यहाँ पर दे दी गई है कि ओनली द मैन्स वाइफ, ओनली जब आ जाता है तो उसको डायरेक्टली ही रिजेक्ट करो। ऐसे जो ऑप्शन होते हैं वो कभी सही नहीं होते हैं स्टेटमेंट और आंसर के वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तभी मैं इसको कहता हूँ हैबिचुअल, कि आप पहुंच चुके हो, आपको तो पता ही है ना कि वाइफ ही बची है, अब डायरेक्टली आप ओनली वाले में टिक कर दोगे, बट ओनली एक्सट्रीम वाली कंडीशन कभी भी सही नहीं होती हैं, ये चीज़ याद रखना। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है, इट इज़ लाइकली दैट मैन्स वाइफ वॉज लेफ्ट एट होम, और आंसर यही है, ठीक है, आंसर यही है, इट इज़ लाइकली दैट मैन्स वाइफ वॉज लेफ्ट एट होम। तो हैबिचुअल कैटेगरी का ये क्वेश्चन इसलिए मैं कहता हूँ कि 3 स्टेटमेंट से आप तुरंत बता सकते हो, कोई बड़ा 6th क्लास का बच्चा कर सकता है इस क्वेश्चन को, बट हैबिचुअल होने के लिए ओनली आपको समझना पड़ेगा। जो 6th क्लास का बच्चा है वो ओनली वाले में लगा देगा, पर आप यूपीएससी सीसेट दे रहे हैं, आप नहीं लगाएंगे। नन वॉज लेफ्ट एट होम, ये तो गलत ही है। मोर देन 1% वॉज लेफ्ट एट होम, ये भी हमें डायरेक्टली पता नहीं चल रहा, बट वाइफ का हमें पता है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा बी। सही है, ठीक है, इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हैबिचुअल कैटेगरी का ही है, आज सब हैबिचुअल कैटेगरी के हम करेंगे, कि यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं और प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम बिताते ना हुए, वेस्ट ना करते हुए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 4 पर्सन, सेम कॉन्सेप्ट है, लाइन कट, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और आंसर तक पहुंचना है। ओके, रैंडम सा पूरा नहीं पढ़ लेना, पूरा एक बार में आंसर, जिसको पूरा क्वेश्चन पढ़ना होगा ना वो मैं बता दूंगा। जब हम डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करेंगे, डीआई के क्वेश्चन करेंगे, तब बहुत उसमें ही रहता है कि हाँ वो कैसे सॉल्व होंगे, तो उस पर पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पर देखो 4 लोग हैं, ए बी सी और डी, कंसिस्टिंग ऑफ 2 मैरिड कपल्स आर इन ए ग्रुप। देखो ए बी सी डी, और एक चीज़ याद रखना, मेल को हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे और फीमेल को हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और कोई हाइट में बड़ा होगा उसका जो लेटर है वो बड़ा बना देंगे, जो हाइट में छोटा होगा उसको हाइट में वैसे छोटा बना देंगे, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर रहेगी। और मेल और फीमेल को कैरेक्टराइज डिस्टिंक्ट बनाने के लिए प्लस माइनस का यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, मैरिड कपल हैं तो 2 हस्बैंड होंगे 2 वाइफ होंगी।
बोथ द वीमेन आर शॉर्टर देन दियर रिस्पेक्टिव हस्बैंड। ठीक है, एक डिटेल हमें यहाँ मिल गई कि जो महिलाएं हैं वो अपने हस्बैंड से शॉर्टर हैं, वो अपने हस्बैंड से शॉर्टर हैं। ठीक है, पर कौन सी महिला शॉर्टर है, कौन सी महिला बड़ी है, वो हम नहीं पता यहाँ पर लगाएंगे अभी तक। अभी हम ये हैं कि जो मेल होंगे वो अपनी फीमेल से हमेशा लंबे रहेंगे। ओके, अब देखो, ए इज़ द टॉलेस्ट अमंग द फोर। ओके, ए सबसे बड़ा है, इन चारों में ए सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा है कहने का मतलब, तो ठीक है सबसे बड़ा है, तो मैंने इनकी जो हाइट है वो बड़ी कर दी, बाकी इनमें प्लस भी लगा दूंगा क्योंकि अभी बोला है ना। देखो, बोथ द वीमेन्स आर शॉर्टर देन देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड, तो ए हमेशा मेल ही होगा। फिर सी इज टॉलर देन बी, सी किससे बड़ा है या किससे बड़ी है, बी से बड़ी है। सी किससे बड़ी है, बी से बड़ी है। ये स्टेटमेंट भी पता चल गया, तो इतना हम कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, इसका मतलब ये होता है डी इज़ बी इज़ ब्रदर। डी किसका भाई है, बी का। डी किसका भाई है, डी किसका भाई है, बी का, मतलब डी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो दूसरा मेरे को कपल का वो मिल गया फिर, हस्बैंड। डी भाई है बी का, डी भाई है बी का, तो बी इसकी पत्नी हो जाएगी। और सी इससे बड़ी है, तो यहाँ पर सी ये पत्नी है, ये भी पत्नी है, बट यहाँ पर सी बड़ी वाली पत्नी है। बस ये चीज़ें हमें पता चल गई। तो अगर हाइट वाली पूछेगी, सबसे ज़्यादा हाइट इन दोनों में एक ही होगी, इसमें बी की कम होगी, इसमें डी पति है, सी पत्नी है, और सी बड़ी है बी से। ठीक है, बस इतना स्ट्रक्चर था ये। सेम कॉन्सेप्ट लगाया ना, लाइन का कट करो, फिर स्ट्रक्चर बनाओ और आप आंसर तक पहुंचो। यही स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब देखो, अब 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मतलब रॉन्ग बताना है, रॉन्ग वाला। समझ में आया, समझ में आया। रॉन्ग इज नॉट करेक्ट बता है, करेक्ट नहीं पूछा, नॉट करेक्ट पूछा है। ऑल 4 हैव ए फैमिली टाइज, ये तो करेक्ट है बिल्कुल, है ना। इसका पति है, डी इसका भाई है, तो ये सब फैमिली टाई वाले हो जाते हैं, तो ये सही हो जाएगा। बी इज शॉर्टेस्ट अमंग द 4, बी शॉर्टेस्ट अमंग द 4, ये भी सही है। बी सबसे छोटा है, क्योंकि देखो सबसे बड़ा ए है और उसके बाद डी होगा। ठीक है, ये देखो कौन कौन है। सबसे बड़ा मैं हाइट बता देता हूँ, सबसे बड़ा ए, उसके बाद डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी। ठीक है, कैसे पता चला, यहाँ पर इससे पता चला। ठीक है, ए सबसे बड़ा है, फिर डी बता है, फिर सी बता है, फिर बी बता है। ठीक है, तो ये हमने ये देख लिया है कि कौन कौन सी। सॉरी फॉर द पॉज, बीच में हमारी जो भांजी हैं वो मैगी लेके आ गई थी, तो उसी चक्कर में जाना पड़ा ना। हम यहाँ पर अपनी जो क्लास पॉज करके गए थे कि सबसे जो बड़ी सबसे ज़्यादा हाइट है ए, फिर डी, फिर सी और फिर बी की। नाउ ये पता चल गया, और हमें नॉट करेक्ट बताना था, राइट, हमें नॉट करेक्ट बताना था। तो ये सही है, बी सही है, सी इज टॉलर देन डी। देखो ये कितना गलत है, सी वाइफ है और डी हस्बैंड है। अगर आप ये स्ट्रक्चर बना लेते हो तो स्टेटमेंट ही पढ़ के आप समझ जाओगे, बोथ द वीमेन्स आर शॉर्टर देन देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड। वीमेन शॉर्टर हैं, तो यहाँ पर सी टॉलर बताया, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। हम डी को पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, राइट, इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन हमें करते रहने हैं। सिर्फ आप हैबिचुअल हो गए ना, तो ये देखो 2.5 मार्क्स आपके बन गए हैं। 2 मिनट का समझाने में मुझे 5 या 6 मिनट लगे हों, बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ईजिली आप ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, जहाँ पर मैथ्स इंक्लूड नहीं होती है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट आप छोड़ भी दोगे चलेगा एक बार, पर रीजनिंग जो होती है ना, वो रीजनिंग ईजी तरह हो जाएगी आपकी। ठीक है, नाउ देखिए आगे जो है बात कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन क्या हमें बताते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, या
कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है और जो स्टेटमेंट से ही रिलेटेड कंक्लूजन है या ऑप्शन है वो चूज करना है। स्टेटमेंट से रिलेटेड वाला देखना है जिसमें सिर्फ एक ही ये पॉइंट दिया रहता है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा ही इंफॉर्मेशन दे देना कभी कि अलग से ही कुछ बताया जा रहा है वो हमेशा गलत होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है। बाय लिबर्टी आई मीन द eager maintenance of that atmosphere in which man have the opportunity, man के पास अपॉर्चुनिटी है to their best selves। ये देखो बहुत सिंपल सी बात है कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पर किसी को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पर वो अपने को बहुत ज़्यादा अव्वल प्रस्तुत कर सकता है या सबसे ज़्यादा बेस्ट दे पाएगा अपना, उसे लिबर्टी कहते हैं। सिंपल सी बात है ना। देखो जो मैंने, आप भी ऐसे सर्कल कर लें अपने यूपीएससी सीसेट जिसमें सॉल्व कर रहे हो, लिबर्टी, मैन, अपॉर्चुनिटी और बेस्ट सेल्फ, बस। अब जब ऐसे इस ट्रिक में ये भी है कि यार आप पॉइंट आउट कर लो, राइट, पॉइंट आउट कर लोगे तो आपको चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो इससे ही रिलेटेड हो, इन पॉइंट से रिलेटेड हो। आप खुद ही यहाँ पर देखो फाइंड आउट कर लोगे। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द व्यू इम्प्लाइड इन द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, कौन बताता है इम्प्लाइड इन द अबव स्टेटमेंट। देखो बहुत सिंपल है, ए बी सी और डी दे रखा है। ए पढ़ लेते हैं। ए क्या है, लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट ऑन ह्यूमन एक्शन। ठीक है, देखो अगर आप देखोगे यहाँ पर जनरली बात ये की गई है कि लिबर्टी मिलती है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि लिबर्टी कुछ ह्यूमन एक्शन में वो डालती है। तो मैंने वही बोला कि यार ज़्यादा जो स्टेटमेंट दिया है उससे जो रिलेटेड चीज़ें होती है ना, वही आपके आंसर आपके होंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है, लिबर्टी द एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस वाली बात नहीं की गई है, पर हम इसको अभी साइड में रखेंगे, इसमें एक्स लगा देते हैं कि गलत हो सकता है क्योंकि यार इसके पूरा अपोजिट ही बोल रहा है। अगर 4 पॉइंट अगर आप देख लोगे तो ठीक है, सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। सबसे ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में कोई भी सी सेट की क्रैश कोर्स आप देख लो, सबसे ज्यादा अफोर्डेबल तो है ही, क्वालिटी कंटेंट मैच कर लो आप। ठीक है, कोई भी जिसकी 20,000 30,000 जो फीस रहती है उससे आप कंपेयर करके देख लो और हमारे से कंपेयर करके देख लो, हमारे उससे करोगे तो मार्क्स कितने जल्दी ईजी आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, सेकंड देखो, लिबर्टी इज व्हाट लॉ परमिट्स पीपल टू परफॉर्म। लिबर्टी वो होती है जो कानून बताता है हमें परफॉर्म करने को। ठीक है, कुछ हद तक मिल नहीं रहा है बट कुछ हद तक ठीक भी लगेगा, बट आपको मैंने बताया है कि यार पॉइंट आउट कर लो, उस हिसाब से सही कर लोगे, इसको क्रॉस ही कर लोगे आप कहोगे यार ऐसा तो बात ही नहीं कर रहा स्टेटमेंट। सी देखो, लिबर्टी द एबिलिटी टू डू व्हाट वंस डिजायर, ये में भी हो सकता है, तो इसमें हल्का सा पॉइंट आउट कर लो। और डी पढ़ लेते हैं क्योंकि ए और बी तो कैंसिल है ना, ए और बी में तो अलग ही बात की गई है जो यहाँ पर स्टेटमेंट में बताया नहीं गया है। यहाँ पर सिर्फ ये बताया है कि लिबर्टी अगर मिलती है तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बेस्ट सेल्फ हम अपना कर पाते हैं। सिंपल सी बात है। डी वाला देखो, लिबर्टी इज द मेंटेनेंस ऑफ ए कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। अब देखो, अब सी और डी में भी अगर आप देखोगे तो ईजिली आप क्लिक कर दोगे डी को। क्यों, देखो यहां देखो, यहां क्या बोल रहा है, लिबर्टी किसी एक मैन की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिससे वो बेस्ट सेल्फ अपना दिखा पाता है। बेस्ट सेल्फ कैसे दिखा पाएगा, उसी को ह्यूमन पर्सनालिटी कहते हैं, है ना। यहां पर ऐसा नहीं है कि यार लिबर्टी मिल जाए, इसका स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं कह रहा है जो वन डिजायर, जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा या आप वो कर सकते हैं, नहीं। लिबर्टी अगर आपको मिल जाती है तो मेंटेनेंस, देखो लिबर्टी आई मीन द ईगर मेंटेनेंस, ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाता है जहां पर बेस्ट सेल्फ वो क्रिएट कर पाता है। ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, देखो डायरेक्टली मैं कहूंगा ये 3 ऊपर के स्टेटमेंट बिल्कुल जस्टिफाई कर ही नहीं रहे हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे या मेरी बातों को समझ रहे हो तो डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा कि लिबर्टी द मेंटेनेंस ऑफ द कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन एक बार अगर आप कर लोगे तो इजीली यहाँ पर क्वेश्चन जो है कर पाओगे। ओके, नाउ देखिए
नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट में ये देखिए 182 है, क्वेश्चन क्या है 182 है, और इसको भी सेम चीज़ करनी है। स्टेटमेंट पढ़िए, जो रिलेटेड है स्टेटमेंट, पहले आप नॉर्मली इसको कर लीजिए। चलिए, स्टेटमेंट है, रिलेटेड है, फिर ऑप्शन क्या सही निकलता है वो आप पे है। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन सिमिलर पीछे वाले कॉन्सेप्ट के बेसिस पे था, ठीक है। नाउ देखिए, आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा, तो यहां पर हम कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। द मैंग्रोव्स कैन शेड टन्स ऑफ लीव्स पर एकड़ एवरी ईयर। हर साल मैंग्रोव्स बहुत सारी पत्तियां जो है गिरा देता है। फंजाई और बैक्टीरिया, ठीक है, देखो अच्छे से देखना, यहां पर पत्तियां गिरने की बात कर रही है, पहला स्टेप। दूसरा ये फंजाई है, ठीक है, या फंगी है, बहुत सारे लोग फंगी भी कहते हैं। फंगी और बैक्टीरिया ब्रेक डाउन दिस लीफ लिटर एंड कंज्यूम इट, ठीक है, यहां पर अपनी पत्तियां गिरा देता है, और फंगी और बैक्टीरिया ब्रेक करता है इन लीव्स को, ओके, और छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। दे देन आर कंज्यूम्ड बाय टाइनी वॉर्म्स एंड क्रस्टेशियन, ठीक है, छोटे छोटे जो लोअर स्ट्राटा के वो हैं, जो छोटे छोटे वॉर्म्स हैं, उसको कंज्यूम कर लेते हैं। विच इन टर्न फीड स्मॉल फिश, फिर जो ये छोटी चीज़ें होती हैं फिर छोटी मछलियाँ खाती हैं, और फिर उसके बाद इन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं, और क्रोकोडाइल्स खाते हैं, ठीक है। तो ये देखो एक बहुत बड़ा फूड चेन मैंने बना दिया यहाँ पर, ठीक है, कि सबसे पहले मैंग्रोव्स की पत्तियां झड़ती हैं, फंजाई और बैक्टीरिया उनको छोटे छोटे हिस्सों में काटते हैं, उनको छोटी मछलियां खाती हैं, फिर उनको बड़ा मछलियां या क्रोकोडाइल्स खाते हैं। ये आपने स्ट्रक्चर बना दिया पूरा। अब जो ये बोला ना आपने, ये आपने जो बात की है उसके बेसिस पर हमें 4 स्टेटमेंट, देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल इन्फ्रेंस, ठीक है, लॉजिकल इन्फ्रेंस ऑफ द अबव स्टेटमेंट। इन 4 पॉइंट में सबसे ज़्यादा आप निकालोगे क्या, ढूंढोगे कैसे अपना आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो दिया रहता है उसके बेसिस पर आप चूज़ करना है कि कहना क्या चाहता है स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या था, इससे पहले वाले में, पहले वाला जो स्टेटमेंट होता है जहाँ पर अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा जो रिलेटेड टर्म्स है वही बताना है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जो रिलेटेड चीज़ है वही बतानी है, ठीक है। सबसे पहले देखो, पहला ऑप्शन देखो, कोस्टल एरियाज कैन नॉट हैव, और एक और चीज़ याद रखना, जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं उसको हमेशा आप हटाओगे, जहाँ पर ओनली आता है, कैन नॉट आता है, इस टाइप के जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं जो बहुत हद तक आपको पढ़ने में ही गलत समझ में आ रहे होते हैं, वो कोस्टल एरियाज कैन नॉट हैव फूड चेन विदाउट मैंग्रोव, गलत बात है ना। और एक और चीज़, हाँ, जहाँ पर लॉजिकल इन्फ्रेंस की बात आती है वहाँ पर आपको ये चीज़ माइंड में रखनी पड़ती है। ऐसे स्टेटमेंट में, ऐसे क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में ये है कि आप एजम्पशन भी लगाएंगे अपना कि ये क्या हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एजम्पशन भी आपका काम करेगा। देखो, कोस्टल एरियाज कैन नॉट हैव फूड चेन्स विदाउट मैंग्रोव, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए एक और चीज़, हाँ, मैंने कहा एजम्पशन लगाएंगे, आप कहेंगे सर कैसा एजम्पशन, पहचानेंगे कैसे उस क्वेश्चन को। मैं कहूँगा बहुत सिंपल है यार, जो साइंस से रिलेटेड होते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे बायोपेस्टिसाइड वाला किया था हमने इससे पहले वाले में, तो इस पर आपको एजम्पशन भी लगाना पड़ता है कि हाँ ये क्या सही है या नहीं है। कोस्टल एरिया क्या फूड चेन बिना मैंग्रोव के होगी, नहीं, गलत होगा ना, मैंग्रोव के बिना भी फूड चेन्स होती हैं, तो ए गलत हो जाएगा। मैंग्रोव्स आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल, ये देखो, ओनली, कैन नॉट, ऑल, एवरीवन, नन, ये सब एक्सट्रीम पॉइंट हैं। ये सही हो सकता था, मैं कहूँगा ये सही हो सकता था बी, बट यहाँ पर एक कैच वाला पॉइंट आ गया, ऑल मरीन इकोसिस्टम, ठीक है, इसको हम कहेंगे सही हो सकता है, बट इसको रख लेते हैं पॉकेट में, ऑप्शन को रख लेते हैं, मैं बाद में बताऊंगा इसको, ठीक है। सी पढ़ो, मैंग्रोव्स हैव ए क्रूशियल रोल इन सम, ये देखो कितना बढ़िया बात कर दी है। यही छोटी छोटी, मैं हैबिचुअल कैटेगरी से क्यों कहता हूँ, हैबिचुअल कैटेगरी इसलिए कहता हूँ कि अगर आप समझ लेंगे एक बार जो मेरा पढ़ाया हुआ है, रीजनिंग को ईजिली कर पाएंगे।
आपने देख लिया है कि हाँ कि इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये देखो पहला तो हमेशा गलत ही था, एक्सट्रीम था, दूसरा भी गलत है, ऑल आ गया इसमें, ऑल मरीन इकोसिस्टम। क्या मैंग्रोव्स एसेंशियल हैं सभी मरीन इकोसिस्टम के लिए? क्या नहीं, सभी के लिए है ही नहीं, कुछ के लिए हैं, सम के लिए हैं, जो कि ये सी लिखा गया है। मैं कहूँगा मैं डी को पढ़ूंगा भी नहीं, चलो सीधे, ठीक है, डायरेक्टली मैं बताऊंगा सी आंसर है। मैंग्रोव्स हैव ए क्रूशियल रोल इन सम ऑफ द कोस्टल फूड चेन्स, राइट। कितना सिंपल है। और इससे पहले की जो 6 से 7 पार्ट हम किए हैं अलग अलग टाइप के, और इसी टाइप की मैंने आपको बताया है, और ये वाला कॉन्सेप्ट भी बताया है कि किस तरह से ऐसे स्टेटमेंट और ये क्वेश्चन करने हैं। एक्सट्रीम पॉइंट वाला भी हमने ये लॉजिकल रीजनिंग आपको दी गई है। ओके, नाउ डी वाला देखो, द कंपोजिशन ऑफ मरीन फ्लोरा एंड फाउना इज लार्जली डिटरमाइंड बाय मैंग्रोव्स। द कंपोजिशन ऑफ मरीन फ्लोरा एंड फाउना इज लार्जली डिटरमाइंड बाय मैंग्रोव्स। ऐसा गलत है, पर मैं डी वाला सी वाला तो पहले ही टिक लगा चुका हूं कि सम कोस्टल फूड चेन्स के लिए मैंग्रोव्स क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो आंसर यहां पर सी है, क्योंकि देखो मरीन फ्लोरा और फाउना कुछ मतलब नहीं है। मैंने कहा टू द पॉइंट भी आपको देखना है, ठीक है। यहां पर डायरेक्टली फूड चेन की बात हो रही थी। ये देखो फूड चेन, इसने ये खाया, इसने ये खाया, छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, तो फूड चेन वाला तो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, बट कौन सा रहेगा? सम वाला रहेगा, ठीक है। 182 का क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, और सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछले वीडियो में बताया है आपको, पिछले जो क्रैश कोर्स के कॉन्सेप्ट में बताया है। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं जो लिंक है, आप कंप्लीट क्रैश कोर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ये है कि अपना एक स्ट्रक्चर डेवलप करो, लाइन बाय लाइन जो है आप स्ट्रक्चर बनाओ, हर एक लाइन को पढ़ो, फिर कट करो, लाइन को कट करोगे उसके बाद आपका आ जाएगा ऑप्शन का आंसर, ऑप्शन के आपके आंसर बन जाएंगे। नाउ क्वेश्चन क्या है? एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट आपको एग्जामिन करने हैं और इसके बिहाफ में आपको आंसर बताना है अपना, ठीक है। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसके बेसिस पर ही आपको अपना आंसर बताना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट है और ये है तीसरा पार्ट। क्वेश्चन क्या है? लेडीज फिंगर इज टेस्टियर देन कैबेज, ठीक है। लेडी फिंगर LF इज टेस्टियर देन कैबेज, गोभी से अच्छी है, भिंडी होती भी है, ठीक है, नहीं होती है वैसे, पर क्वेश्चन वाले ने दिया है तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ओके, लेडी फिंगर इज ग्रेटर देन कैबेज, लेडी फिंगर इज ग्रेटर देन कैबेज, ठीक है। सेकंड, कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन लेडी फिंगर, जो कॉलीफ्लावर है वो टेस्टियर है लेडी फिंगर से, ठीक है। जो कॉलीफ्लावर है इज टेस्टियर देन लेडी फिंगर, ठीक है। कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन लेडी फिंगर, और ये कैबेज, ठीक हो गया। नाउ कैबेज इज नॉट टेस्टियर देन पीज। अब देखो यहां पर क्या है, कैबेज इज नॉट टेस्टियर देन पीज, तो यहां कहूंगा मैं पीज अच्छे हैं, कैबेज से अच्छे टेस्ट में है। तो ये इससे भी हो सकते हैं, इससे भी आगे, बट यहां पर दो स्ट्रक्चर हमारे बन गए हैं। अब आप कहोगे सर दो स्ट्रक्चर से आंसर कैसे निकलेगा? मैं कहूँगा बहुत सिंपल है यार आंसर निकालना, क्योंकि सेम ट्रिक जो हमने पिछले वीडियोस में आपको बताई हैं, सेम ट्रिक यहाँ पर भी अप्लाई करनी है, ठीक है। आपने स्ट्रक्चर पढ़ना था, स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ देख लिया है, स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप बिहाफ में आप आंसर अपना निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन देखो, कंक्लूजन इससे क्या निकालना है? स्टेटमेंट दिए थे, कंक्लूजन, द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दीज स्टेटमेंट इज दैट पीज आर एज टेस्टी एज लेडी फिंगर। जो पी हैं वो लेडी फिंगर जितने टेस्टी हैं। अगर आपको ध्यान से देखोगे ना तो ऐसा कहीं पर दिख ही नहीं रहा है कि पीज लेडी फिंगर जितने टेस्टी हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो लेडी फिंगर भी कैबेज से अच्छी स्वादिष्ट है, पीज भी स्वादिष्ट हैं, बट लेडी फिंगर और पीज का कोई कनेक्शन नहीं दिया है ना। अपने मन से थोड़ी ना कनेक्शन यहाँ पर जोड़ दोगे, एजम्पशन इसकी तरह नहीं करोगे ना। इसमें तो आपने एजम्पशन लगा दिया जो साइंस वाले क्वेश्चन होते हैं। मैंने कहा जो साइंस के क्वेश्चन होंगे, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन होंगे और बायोपेस्टिसाइड्स वाला जैसा एक क्वेश्चन देखा था, उसके बेसिस पर आप चेक करोगे एजम्पशन लगा के अपना, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है।
तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि मतलब ही नहीं दिया है ना ऐसा। बी देखो, पीज आर एज टेस्टी एज कॉलीफ्लावर एंड लेडी फिंगर। पीज ये भी हमें तो नहीं दिया ना, जैसा मैंने बोला जो पीज है ना ही लेडी फिंगर से कंपेयर बोला है ना ही कॉलीफ्लावर से, अपने मन से यहाँ पर बोला जा रहा है, तो बी भी गलत हो जाएगा। कैबेज इज द लीस्ट टेस्टी ऑफ द 4 वेजिटेबल। देखो अब यहाँ पर साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है यार, मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग रीजनिंग छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों और क्या उनके माइंड में आता है, या उनको उस तरह से मे भी पढ़ाया ही ना गया हो अच्छे से। आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो ईजिली आप छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखो कॉलीफ्लावर अच्छा टेस्ट का है, लेडी फिंगर अच्छा टेस्ट है कैबेज से, यहाँ पर भी पीज अच्छा है कैबेज से। तो दोनों ही स्टेटमेंट आप देखोगे तो कैबेज सबसे ज़्यादा घटिया खाना है या घटिया सब्जी है, ऐसा एज पर स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर इतना पता नहीं क्यों लोग रीजनिंग छोड़ देते हैं, क्योंकि यूपीएससी की रीजनिंग आपसे एसएससी लेवल नहीं डिमांड करती या बैंक लेवल नहीं डिमांड करती, आप टू द पॉइंट उसको देख लो। इसलिए मैं इन क्वेश्चन को हैबिचुअल कैटेगरी में रखता हूँ, ठीक है। हैबिचुअल कैटेगरी में आप रख लोगे, जैसे यहाँ पर है, मैंने आपको यहाँ पर बताया है इनिशियल में कि किस तरह से इन क्वेश्चन को हैबिचुअल कैटेगरी में आपको रखना है। ये देखिए हैबिचुअल वन टाइम नोन है, प्रैक्टिस करनी है सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन की, ठीक है। तो आराम से सॉल्व कर ले जाओगे आप लोग। नाउ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, हाँ, कैबेज लिस्ट है तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। कैबेज इज द लीस्ट टेस्टी ऑफ 4 वेजिटेबल्स, कॉलीफ्लावर इज द टेस्टियर देन कैबेज। इससे मतलब नहीं है, ठीक है। कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन कैबेज, ये ठीक है, पर देखो कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन कैबेज, बट ये ठीक है, बट ये बहुत सही है। द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दीज स्टेटमेंट इज दैट। अब देखो आप कहोगे यार चौथा ऑप्शन भी सही है, इसमें चौथा ऑप्शन भी सही है कि कॉलीफ्लावर इज टेस्टर देन कैबेज। अब मैं ये आपसे बोलूँगा कि यार जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है ना, स्ट्रक्चर का स्टेटमेंट 1 भी देखना है, स्टेटमेंट 2 भी देखना है, स्टेटमेंट 3 भी देखना है। जो ज़्यादा सही है, मैं कहूँगा सी और डी दोनों सही हैं, चलो बिल्कुल सही हैं। अब यहाँ पर मैं पहले से कॉन्सेप्ट ये बताते आया हूँ, जो ज़्यादा सही है, ठीक है, जो ज़्यादा सही है उसको टिक लगाना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कॉलीफ्लावर इज द टेस्टियर देन कैबेज, स्टेटमेंट 2 में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, स्टेटमेंट 1 में मेंशन है, बट यहाँ पर पहले स्टेटमेंट से भी ये पता चल रहा है कि कैबेज लीस्ट टेस्टियर है, 2 से भी पता चल रहा है कि पीस से भी कम है कैबेज, तो ये सही है, ठीक है। तो ये हमारा सही है। पर एक और चीज़, कॉलीफ्लावर इज द टेस्टियर देन कैबेज तो ठीक है, बट पहले स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, पहला ही स्ट्रक्चर दिया है, इसलिए डी सही नहीं है, डी सही है, कम सही है एज कम्पेयर टू सी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी भी रहते हैं, ठीक है। वही है लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट। इफ ए रन्स लेस फास्ट देन बी, मतलब बी से कम भागता है ए, बी रन्स एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन सी, बी भागता है बट सी से ज़्यादा नहीं भाग पाता एज कम्पेयर टू ए, सी रन्स एज कम्पेयर टू ए एंड सी रन्स। अब सी किससे स्लो भागता है? देखो इसमें स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, वैसे सेम है, लाइन कट स्ट्रक्चर और आंसर, राइट। तो ये हमारा स्टेटमेंट बन गया है। सबसे ज़्यादा कौन भागता है? सी, फिर बी, फिर ए। सी रन्स स्लोवर देन ए, गलत। फास्टर देन ए, सही। मैं कहूँगा नीचे के ऑप्शन देख सकता हूँ, चलो बाद में देखेंगे, पर हमें ज़्यादा सही वाला देखना है। बी मैं कहूँगा एक अपना ऑप्शन साइड सेफ रख लो कि हाँ बी सही है। विथ सेम स्पीड एज ए, गलत। गिवन डाटा इज नॉट सफिशिएंट, डाटा सफिशिएंट है यार, बी आंसर है। कितना छोटा सा क्वेश्चन था, 2.5 मार्क्स ईजिली गेन पर कहोगे। इसलिए मैं कहता हूँ जो हैबिचुअल क्वेश्चन होते हैं उसको सिर्फ 1 टाइम पढ़ो और पूरे हैबिट वाले क्वेश्चन जो हैं ईजिली कर लो, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बना रहता है। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यूपीएससी सी सेट का कंप्लीट क्रैश कोर्स का, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा और ये भी आशा करता हूँ कि सी सेट आप इजीली करेक्ट कर पाएंगे इस कोर्स को लेके। नाउ 173 क्वेश्चन, ठीक है।
ए सोसाइटी कंजिस्ट ऑफ ओनली 2 टाइप्स ऑफ पीपल, फाइटर्स एंड कोवर्ड्स। ठीक है, एक सोसाइटी में 2 टाइप के हैं। ए सोसाइटी कंजिस्ट ऑफ ओनली 2 टाइप्स ऑफ पीपल, फाइटर्स एंड कोवर्ड्स। ठीक है, एक तो लड़ाकू और एक डरपोक जिसे आप कहोगे। ठीक है, 2 कोवर्ड्स या कावर्ड्स आर ऑलवेज फ्रेंड्स। 2 कावर्ड्स, ठीक है, जो 2 डरपोक लोग होंगे वो हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। एक स्टेटमेंट में दिया है तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूं कि हाँ ये हमारे पास एक अलग से डिटेल बन गई। ठीक है, ए फाइटर एंड ए कावर्ड आर ऑलवेज एनिमीज। एक जो फाइटर होगा, एक लड़ाकू और कावर्ड होगा, वो हमेशा एनिमी रहेंगे। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर अपना आंसर बनाना है। कावर्ड कावर्ड, डरपोक डरपोक, हमेशा दोस्त। एक लड़ाकू एक डरपोक, हमेशा एनिमी। इतना पढ़ लिया, इतना कट कर दो। फाइटर्स आर इनडिफरेंट टू वन अनदर। जो फाइटर्स हैं इनडिफरेंट टू वन अनदर, अलग हैं। ठीक है, एक दूसरे से। इफ़ ए एंड बी आर एनिमीज। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर एनिमीज। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है। इफ़ ए एंड बी आर एनिमीज, सी एंड डी आर फ्रेंड्स, E and F are indifferent to each other, A and E are not enemies, while B and F are enemies, which of the following statement is correct? बस देखो, एक एक करते हैं। कावर्ड कावर्ड फ्रेंड्स, फाइटर कावर्ड एनिमी। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। बस अब एक एक करके जो जो लिखा है वो लिख दो बस। ठीक है, A और जो B हैं वो एनिमीज़ हैं। A और B जो हैं एनिमीज़ हैं। ठीक है, ए और बी एनिमीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए लिख देता हूँ, यहाँ बी लिख देता हूँ। ये दोनों एनिमीज़ हैं। ओके, ये दोनों एनिमीज़ हैं। तो यानी कि कहने का मतलब इनमें से कोई एक तो फाइटर है, कोई एक कावर्ड है, पर मुझे नहीं पता कौन क्या है, इसलिए मैं साइड में लिख देता हूँ ए और बी के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है सी एंड डी आर फ्रेंड्स। अगर सी और डी फ्रेंड हैं तो सिंपल सी बात है यार, सी और डी फ्रेंड हैं। फ्रेंड हमेशा क्या होंगे? कावर्ड कावर्ड होंगे। एनिमीज़ हैं तो फाइटर और कावर्ड होंगे। सी और डी, इस पर भी कावर्ड कर दूंगा, इस पर भी कावर्ड कर दूंगा, ये ईजिली पता चल जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल है। ठीक है, सी एंड डी आर फ्रेंड, ई एंड एफ आर इनडिफरेंट टू ईच अदर। ठीक है, इनडिफरेंट टू ईच अदर मतलब अलग नहीं हैं, वो दोनों ही फाइटर हो सकते हैं या दोनों ही कावर्ड हो सकते हैं। ठीक है, अलग नहीं है मतलब वो फाइटर भी हो सकते हैं, कावर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, ई और एफ, इसको बाद में देख लेते हैं। मतलब ई और एफ उन्होंने ये बता दिया, या तो दोनों ही कावर्ड होंगे, मतलब अलग नहीं होंगे, एक कावर्ड या एक फाइटर नहीं होगा। ठीक है, या तो दोनों ही कावर्ड हैं या दोनों ही फाइटर हैं, ऐसा बोल रहा है। इनडिफरेंट टू ईच अदर, ए एंड ई आर नॉट एनिमीज। ए और ई, ए और ई, ठीक है ध्यान से सुनो, ए और ई एनिमीज नहीं हैं। ठीक है, ए और ई एनिमीज नहीं हैं, ए और ई एनिमीज नहीं हैं बोल रहा है, डायरेक्ट ही बोल रहा। तो ज़रूरी नहीं है कि उसको फ्रेंड हो, पर एक फाइटर एक कावर्ड भी ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि जो एनिमी होंगे एक फाइटर रहेगा एक कावर्ड रहेगा। एनिमी नहीं है तो दोनों ही कावर्ड भी हो सकते हैं, दोनों ही जो हैं अपने फाइटर भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे। ए और ई आर नॉट एनिमीज वाइल बी एंड एफ आर एनिमीज। बस अब पता चल गया, बी और एफ जो हैं एनिमीज हैं। ठीक है, देखो बी और जो एफ है वो एनिमी है। अब देखो इससे पहले बी और एफ क्या है? एनिमीज़ हैं। अब बी और एफ में मुझे पता चलेगा कि एक तो फाइटर है एक कावर्ड है। अब मैं ईजिली यहाँ पर बोल दूंगा, ईजिली यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो बी वाला है वो कावर्ड रहेगा। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? मैं कहूँगा इससे पहले इन्होंने डिटेल दी है, ई और एफ जो हैं देखो इनडिफरेंट हैं, सेम हैं, और ए और ई एनिमीज़ नहीं हैं। ए और ई
एनिमीज नहीं है, ठीक है। और ई और एफ इंडिफरेंट हैं, मतलब ई भी फाइटर रहेगा और एफ भी फाइटर रहेगा, ठीक है, और ए भी फाइटर रहेगा। अब इससे हमें पता चल गया ए और ई एनिमीज नहीं हैं, ठीक है, फाइटर और फाइटर एनिमीज नहीं है। तो इसका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, कि देखो एक तो हमें फ्रेंड का कॉन्सेप्ट दिया है, एक एनिमीज का, नॉट एनिमीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। या तो दोनों कावर्ड हो सकते हैं या दोनों ही फाइटर हो सकते हैं, पर कावर्ड फ्रेंड्स हैं तो बचे क्या एनिमीज, मतलब बचा क्या फाइटर बचा, ठीक है। इसलिए ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको एक और बार पढ़ोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें पता चल गई, ए और बी, ए में ए फाइटर, बी में ये कावर्ड और ई भी फाइटर है और एफ भी फाइटर है हमारा, ठीक है। अब देखो आंसर चेक करो, आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आई थिंक ए और ई आर नॉट एनिमीज वाला आपको समझ में आया होगा। बी एंड एफ आर एनिमीज, बी और एफ एनिमीज हैं, तो ईजिली हमने पता लगा लिया कि बी कावर्ड है, एफ क्या है फाइटर है, ओके। और ई और एफ इंडिफरेंट है, यानी कि ई एफ फाइटर है तो ई भी फाइटर होगा। और ए को तो हमने बता लिया कि अगर बी कावर्ड है तो ए पक्का फाइटर है, क्योंकि ये दोनों एनिमीज हैं और एनिमीज में एक कावर्ड है एक फाइटर है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पर, ठीक है। दोबारा इसको पढ़ो और दोबारा सीख जाओगे, ठीक है। स्ट्रक्चर के बेसिस पर अब आंसर निकालते हैं। क्या है, बी सी एफ आर कावर्ड्स, बी सी एफ कावर्ड्स हैं, देख लेते हैं। बी सी एफ, एफ फाइटर है तो गलत हो गया ऑप्शन। ए ई और एफ फाइटर हैं, जो कि अभी हमने चेक किया था, ए भी फाइटर है, ई भी फाइटर है और एफ भी फाइटर है। तो यस, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, ये सही हो गया। बी एंड ई आर द सेम कैटेगरी, बी कावर्ड है, ई फाइटर है, गलत। ए एंड एफ आर डिफरेंट कैटेगरी, ए फाइटर है एफ भी फाइटर है, तो डिफरेंट कैटेगरी कैसे हो गया, सेम कैटेगरी हो गया। बचा क्या, बी बचा हमारे पास, बचा क्या हमारे पास, बी बचा और बी ही हमारा सही आंसर है, ठीक है, बी हमारा सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सेम कॉन्सेप्ट अपनाना है जो पिछली क्वेश्चन में अपनाया था, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, उसके बाद लाइन को कट कर देना है और उस लाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है और वैसे ही हर लाइन के लिए ये प्रोसीजर अपनाना है और आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे स्ट्रक्चर के हेल्प से। 2 men अनिल एंड डेविड एंड 2 women शबनम एंड रेखा आर इन ए सेल्स ग्रुप, ठीक है, कुछ बेचती होंगी। ओनली 2 स्पीक तमिल, सिर्फ 2 ही लोग तमिल बोलते हैं, 2 ही लोग तमिल बोलते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम ड्रॉ कर लेते हैं और ये फिर दोबारा नहीं पढ़ना है, ठीक है इनको। द अदर 2 स्पीक्स मराठी, और 2 लोग मराठी बोलते हैं, बोल रहा है, ठीक है, जैसा जैसा बोल रहा है हम वैसा वैसा लिख लेते हैं। ओनली 1 man एंड 1 woman कैन ड्राइव ए कार, सिर्फ एक 1 man मेल और फीमेल ड्राइव कर सकती हैं कार, ओके। और अब यहाँ पर देखो अनिल और डेविड, इसमें ये कर लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, एक अनिल है, एक डेविड है और एक शबनम है और एक रेखा है, ठीक है। अब देखो शबनम स्पीक्स मराठी, शबनम मराठी बोलती है और इसको कैंसिल कर दो। अनिल स्पीक्स तमिल, अनिल जो है तमिल बोलता है, ठीक है। बोथ रेखा एंड डेविड कैन ड्राइव, रेखा भी ड्राइव कर सकती है और डेविड भी ड्राइव कर सकता था, है। अब मैंने कहा एक मेल और एक फीमेल ड्राइव कर सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट तो पूरा हो गया, बट 2 लोग तमिल बोल रहे हैं, 2 लोग मराठी बोल रहे हैं, 2 लोग तमिल बोल रहे हैं, 2 लोग मराठी बोल रहे हैं। इससे क्या पता चला, आगे का तो बताया नहीं है ना इन्होंने, आगे का तो कुछ बताया ही नहीं है। तो मैं ये कहूँगा डेविड भी या तो तमिल बोल सकता है या मराठी बोल सकता है, रेखा भी या तो तमिल बोल सकती है या मराठी बोल सकती है। पूरा नहीं दिया है तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा ना, इस पर भी तमिल मराठी दोनों हो सकता है, क्योंकि 2 लोग मराठी बोल रहे हैं, इसने मराठी बोली, या तो ये भी बोल सकता है ये, तो दोनों ऑप्शन में लिख दिया मैंने।
अनिल तमिल बोल रहा है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम अपना आंसर चूज करेंगे। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या सत्य है। बोथ द तमिल स्पीकर कैन ड्राइव ए कार, दोनों ही तमिल स्पीकर ड्राइव कर सकते हैं कार। अब हमें पता नहीं है ना, देखो मराठी और तमिल, बोथ द तमिल स्पीकर कैन ड्राइव ए कार। अब एक ये वाला अनिल तो नहीं कर रहा ना ड्राइव कार, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बोथ द मराठी स्पीकर कैन ड्राइव ए कार, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मराठी सबनम है और ये ड्राइव नहीं कर रही है, तो एक तो कर रही है पर दूसरी तो नहीं कर रही है ना। इन दोनों में से या तो ये मराठी होगा या ये, इसका मतलब दोनों में मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों मराठी, अगर एक मराठी है तो एक तमिल है, एक तमिल है तो एक मराठी है, दोनों ऑप्शन ऑब्लिक कर रखा है इसका मतलब, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते ही आप ऑप्शन में पहुंच जाएंगे अपने। तीसरा देखो, बोथ ऑफ दोज हु कैन ड्राइव ए कार स्पीक्स मराठी, ये भी गलत है, क्योंकि दोनों में जो ड्राइव कर रहा है उसमें दो ऑप्शन है, तमिल भी है और मराठी भी है। अब मैं कहूँगा यार तीन ऑप्शन गलत हैं, मैं चौथा नहीं भी पढ़ूंगा तो चौथा सही है, बट चौथा पढ़ के आंसर तक पहुंचना एक अच्छी बात है। क्या है, वन ऑफ दोज हु कैन ड्राइव ए कार स्पीक्स तमिल, बिल्कुल सही है कि वन ऑफ दोज जो ड्राइव करता है वो तमिल बोलेगा, या तो यही बोलेगा या ये बोलेगा। यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को यही है, लाइन बाय लाइन कट, स्ट्रक्चर और आंसर तक पहुंचो, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमेशा ये चीज़ याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाले, रिलेटेड होने चाहिए उसके आंसर में और टू द पॉइंट होना चाहिए। जो पूछा गया है उसी के बेसिस पे, या जो दिया गया है उसी के बेसिस पर आंसर करना है, दूसरे आंसर पर टिक नहीं करना है, दूसरे आंसर पर टिक नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन है, सम क्लेम्स टू हैव सीन यूएफओ, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि यूएफओ है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। कुछ लोग क्लेम ये करते हैं कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। ओके, पहला स्टेटमेंट है, और याद रखना जैसे मैंने कहा टू द पॉइंट आंसर ही देना है। दूसरा, लाइफ ऑन द हेवनली बॉडीज इज कंसिडर्ड टू बी पॉसिबिलिटी, जो हेवनली बॉडीज होती हैं उसमें लाइफ पॉसिबल है। तीसरा, वॉयेज टू स्पेस इज नाउ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, मतलब हम यहाँ से मार्स जा सकते हैं या आ सकते हैं, वो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। ठीक है, अब तीनों के बेसिस पर ही। और जो मैंने कहा साइंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, देखो ट्रिक मैंने बता दी थी इससे पहले। ठीक है, अब आप कहोगे सर ट्रिक कहाँ बताई, मैं कहूँगा ट्रिक ये वाले क्वेश्चन में बताइए। देखो आपको दिखा देता हूँ, इसमें मैंने पहले बोला था कि देखो जो साइंस है, इन्वायरमेंट है, और ऐसे बायोपेस्टिसाइड वाला एक क्वेश्चन था, उस पर अपना एजम्पशन लगाना है कि हाँ ये सही है या नहीं, या ऐसा होता है या नहीं रियलिटी में। ठीक है, तो साइंस वाले क्वेश्चन में ऐसा करना है। अब देखो आंसर तक इजीली पहुंच जाओगे। पहला, यूएफओ आर हेवनली बॉडीज, ऐसा कहीं मेंशन है क्या यूएफओ हेवनली बॉडीज हैं? नहीं। यूएफओ आर सेंट फ्रॉम अदर हेवनली बॉडीज, मेंशन मतलब जैसा मैंने बोला स्टेटमेंट जो है साइंस वाले फैक्ट में रिलेटेड और टू द पॉइंट देना है, जो यहाँ पर बोला गया है उसके बेसिस पर। कुछ लोग क्लेम करते हैं, देखो सम क्लेम करते हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि सही है वो। सब लिविंग स्पीसीज इन अदर हेवनली बॉडीज आर मोर इंटेलिजेंट देन, सी वाला तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट करो। देखो कहीं से कहीं मतलब मिल रहा है, इनका स्टेटमेंट से कोई रिलेशन है ही नहीं। अब तीनों ही गलत है, तो आंसर चौथा होगा। देखो चौथे में बिल्कुल अच्छा लिखा है, नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट द यूएफओज, बिल्कुल सही बात है भाई, कि यूएफओज के बारे में कुछ नहीं कहा जाता है, एक डेफिनेट पॉइंट नहीं कह सकते हैं। कि यहाँ पर बोल रहा है कि किसी ने यूएफओ देखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यूएफओ हेवनली बॉडीज हो गई। ठीक है, यूएफओ हेवनली बॉडीज होगी, या हेवनली बॉडीज एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, कि इस तरह से स्टेटमेंट से कुछ हम एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, फिर से ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं रिलेटेड चीज़ें बोलनी हैं। जो स्टेटमेंट पढ़ो और उससे रिलेटेड, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे ये एक एग्जांपल यहाँ पर बोला है कि सम लिविंग स्पीसीज इंटेलिजेंट देन मैन, कहीं से कहीं लिखा ही नहीं है, तो ऐसे ऑप्शन को डायरेक्ट एलिमिनेट करो और आंसर तक पहुँचो। ठीक है,
क्वेश्चन है ये बोल रहा है, और इस टाइप के क्वेश्चन में सर्कल आउट कर लोगे तो ईजिली आंसर तक पहुंच जाओगे। लिबर्टी देयरफॉर इज नेवर रियर अनलेस द गवर्नमेंट कैन बी कॉल्ड टू अकाउंट व्हेन इट इन्वेट्स राइट। ठीक है, लिबर्टी, मैं इसको आपको पूरा दिखा देता हूँ ये क्या है। ठीक है, इसको ये क्या है, इसको मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ, शो कर लेता हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ पाएँ। ठीक है, इसको मैं लीजिए, ये छोटा हो गया। ओके, अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है। ओके, लिबर्टी देयरफॉर इज नेवर रियल अनलेस गवर्नमेंट कैन बी कॉल्ड टू बी अकाउंट। जब तक लिबर्टी रियल नहीं है या उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, जब तक सरकार हमारी अकाउंटेबल नहीं होती, सरकार जब तक हमें जवाब नहीं देती, जब भी हमारे राइट्स को इन्वेट किया जाता है, जब भी हमारे अधिकारों को वायलेट किया जाता है, तब तक। ठीक है, जब हमारे राइट्स को वायलेट किया जाता है, तब तक हमारी जो लिबर्टी होगी अनरियल होगी या रियल नहीं हो सकती, जब तक हमारी सरकार अकाउंटेबल नहीं होती। मतलब सरकार उत्तरदायित्व होना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हमारे अधिकारों का जो है वायलेशन हो रहा है तो आप हमें उसको प्रोटेक्शन दो, आप अकाउंटेबल होने चाहिए। ठीक है, तो देखो इसके बेसिस पर ही अपना आंसर क्लिक करना है। लिबर्टी, गवर्नमेंट अकाउंटेबल और इन्वेट्स राइट, अधिकारों की बात। बस 4 मैंने टॉपिक कर लिया ना, तो यहाँ से मैंने लिबर्टी निकाल लिया, यहाँ से गवर्नमेंट अकाउंटेबल निकाल लिया, यहाँ इन्वेट्स राइट निकाल लिया। अब तीनों के बेसिस पर जो मिलता जुलता है उसमें आंसर लगाओ, और जो मिलता जुलता नहीं है उसको रिजेक्ट करो सीधे। पहला, इन द रियलाइजेशन दैट गवर्नमेंट कैन बी ब्रॉट टू बुक इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। गवर्नमेंट कैन बी ब्रॉट टू बुक इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, पहला ये ऑप्शन कुछ हद तक सही लग रहा है, जहां पर गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने की बात की जा रही है। गवर्नमेंट कैन बी ब्रॉट टू बुक इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। सेकंड देखो, एक चीज़ और याद रखना, जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो हमेशा गलत होंगे, इससे पहले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। आइडेंटिफाइंग ए मैन ए पॉलिटिकल यूनिट इन ए वे विच इज डिस्टिंग्विश हिम फ्रॉम, देखो यहाँ पर दिया है लिबर्टी, गवर्नमेंट अकाउंटेबल और इन्वेट्स राइट। यहाँ पर क्या बताया गया है, पॉलिटिकल यूनिट, डिस्टिंग्विश। खुद भी आपको अगर हिंदी से इंग्लिश समझ में नहीं भी आ रही है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो कि ये उल्टा ही दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो कम से कम गवर्नमेंट की अकाउंटेबल होने की बात की जा रही है। ठीक है, इन ए डिसेंट्रलाइज सोसाइटी, ये देखो डिसेंट्रलाइज सोसाइटी से मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ये भी गलत, सी वाला। इन द अंडरस्टैंडिंग दैट लिबर्टी एंड रेस्ट्रेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, और डायरेक्टली यहाँ पर ये भी नहीं बताया गया है, और मैं कहूँगा टू द पॉइंट यहाँ पर है ही नहीं कि लिबर्टी और रुकाओ, जो कि रोका जाता है, रेस्ट्रेंट किया जाता है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर डायरेक्ट बोला गया है कि लिबर्टी से गवर्नमेंट अकाउंटेबल होनी चाहिए। ठीक है, जब हमारे अधिकारों का हनन होता है, तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। तीनों ऑप्शन अगर आप पढ़ोगे बिल्कुल गलत है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम चीज़ें हैं और सेम स्टेटमेंट आपको देखना है। मैंने कहा ऐसे स्टेटमेंट में जो रिलेटेड टर्म्स हैं, स्टेटमेंट हैं जो रिलेटेड है, वही देखने हैं। जो कहीं पर भी कुछ भी लिखा है वो आपको क्लिक नहीं करना। क्वेश्चन क्या है, प्राइस इज नॉट द सेम थिंग एज वैल्यू। प्राइस इज, और हाँ एक और चीज़, कभी कभी साइंस वाले क्वेश्चन आते हैं, उस पर तो आपको एजम्पशन लगाना पड़ता है। कभी कभी इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें आपको फंडा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इसमें ये क्वेश्चन एक टाइप का है जो इकोनॉमिक्स बेस्ड है, इस पर आपको फंडा पता होने चाहिए। ठीक है, फंडा पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, प्राइस इज नॉट द सेम थिंग एज वैल्यू। प्राइस और वैल्यू सेम नहीं है बोल रहा है, प्राइस और वैल्यू सेम नहीं है। सपोज दैट ऑन ए डे, किसी दिन, प्राइस किसी का कोल का, ब्रेड का, पोस्टेज का, ठीक है, ए डेज लेबर का, एक दिन का जो देना पड़ता है, जो भी मजदूर होता है उसका, रेंट जो हाउसेज हैं वो डबल हो गए। मतलब एक दिन के लिए सपोज मान के चलो, प्राइस जो है, जो बोल रहा है वो मैं बता रहा हूँ, दुगने हो गए, 2x हो गए। पहले प्राइस x थे और प्राइस दुगने हो गए, ये पहला पॉइंट बोल दिया।
ओके, प्राइसेज देन वुड सर्टेनली राइज बट वैल्यूज ऑफ ऑल थिंग एक्सेप्ट वन वुड नॉट। जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, ठीक है, वैल्यूज क्या होंगी। अब मैंने कहा जो भी इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन होता है उसमें कॉन्सेप्ट अगर ध्यान से समझो तो आपको पता चल जाएगा। मैं कहूँगा पहले 10 रुपये में एक ब्रेड का पैकेट आ जाता था, आज उसी 10 रुपये में, चलो पहले 10 रुपये में मैं कहूँगा 10 ब्रेड के पैकेट आते थे, आज उसी 10 रुपये में सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट आता है। आप कहोगे महंगाई बढ़ गई, बट यहाँ पर किसकी वैल्यू घट रही है, देखो, ठीक है, किसकी वैल्यू घट रही है, रुपए की वैल्यू घट रही है, समझ में आया। और उसी चीज़ की बात कर रहे हैं, बट वैल्यूज ऑफ ऑल थिंग एक्सेप्ट वन वुड नॉट। आप कहोगे सर आपने ये कैसे सोचा, ये मैं कहूँगा आपको क्वेश्चन बेस्ड पे, क्वेश्चन अगर आप ट्राई करोगे कि ये साइंस वाला क्वेश्चन है तो आप एज्यूम कर लो कि ये चीज़ें होती है या नहीं साइंस के बेसिस पे। इकोनॉमिक्स है तो कॉन्सेप्ट समझ लो, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगर आप कहोगे सर ये तो मुझे नहीं पता इकोनॉमिक्स का, मैं कहूँगा यूट्यूब पे सर्च करो पंकज सर IAS अकेडमी, पंकज सर IAS अकेडमी, आपको रमेश सिंह के सभी लेक्चर और ये वाला चैप्टर भी मिल जाएगा जहाँ मैंने ये समझाया है आपको, ठीक है। सो द राइटर वॉन्ट्स टू से दैट इफ प्राइसेज ऑफ ऑल थिंग वर डबल्ड, राइटर क्या कहना चाहता है, अगर किसी चीज़ के जो प्राइस हैं अगर वो दुगने हो जाते हैं तो आंसर क्या रहेगा। द वैल्यूज ऑफ ऑल थिंग वुड रिमेन कॉन्स्टेंट, वैल्यू तो कॉन्स्टेंट नहीं रहने वाली, आप सबको पता है। द वैल्यू ऑफ थिंग्स सोल्ड वुड बी डबल, वैल्यू डबल भी नहीं होगी क्योंकि प्राइस डबल हो चुके हैं। द वैल्यूज ऑफ थिंग्स बॉट वुड बी हाफ्ड, वैल्यूज हाफ हो जाएंगी, यस। ये देखो पहले 10 रुपये में जो 10 ब्रेड मिलता था 10 रुपये में एक ही ब्रेड मिल रहा है, मतलब वैल्यूज़ कम हो गई, प्राइस डबल हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ मनी ओनली वुड बी हाफ, मनी का यहाँ पर हाँ मनी मतलब, ठीक है, सी वाला नहीं। द वैल्यूज ऑफ थिंग नहीं, थिंग की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, जो ब्रेड है वो ब्रेड है, जो आपको प्रोटीन दे रहा है या कार्बोहाइड्रेट दे रहा है वो तो उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। चाहे महंगाई कितनी भी हो जाए, आप पेट्रोल लेना बंद कर दोगे क्या, नहीं करोगे, ठीक है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर सी गलत है, डी ऑप्शन सही है। द वैल्यूज ऑफ मनी ओनली वुड बी हाफ्ड। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो एक्सट्रीम केस आ गया है, ओनली में आपने इस बार कैसे टिक कर दिया, जो अभी तक आप बताते आ रहे थे ओनली, ऑल, नन वाले जो होंगे वो सब गलत होंगे। मैं कहूँगा वैसे क्वेश्चन ना ही साइंस वाले फील्ड में आते हैं ना ही इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई साइंस वाली कैटेगरी में या इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट वाली कैटेगरी में आ जाते हैं उस पर ये काम नहीं करता है, ठीक है, उस पर ये एक्सट्रीम पॉइंट वाला काम नहीं करता है। तो ये चीज़ याद रखना, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ मनी ओनली वुड बी हाफ, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्राइस दोगुने हो रहे हैं तो मनी की वैल्यू कम होगी, ओनली, इसलिए यहाँ पर ओनली वाला सही है क्योंकि रियलिटी है। साइंस और इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर रियलिटी बेस्ड पे आपको आंसर टिक करना पड़ता है, यही यूपीएससी सीसेट की खूबसूरती है, ठीक है। तो जिसने इस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं किए हैं वो तो समझेगा ही नहीं, और जिसने अगर क्वेश्चन कर भी रहा है अगर उसको ये कोई टीचर बता नहीं रहा है वो भी नहीं समझेगा, ठीक है। और आज का हम कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, फिर इस कैटेगरी को हम एंड करेंगे और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग की कैटेगरी में हम आ जाएंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कंसिडर दैट ए इज टॉलर देन बी, ए जो है टॉलर है बी से, सी इज टॉलर देन ए, सी ए से भी टॉलर है, ओके, डी इज टॉलर देन सी, डी और भी टॉलर है, लो, ई द टॉलेस्ट। ये देखो कितना ज़्यादा, मतलब यूपीएससी फिर कभी कभी ऐसा कर देती है कि फिर टुच्चा सा क्वेश्चन दे देती है। टुच्चा सा मीन्स ये देखो, ये इसका वो पता चल गया आपको, ई फिर डी, ऐसा ही करना था तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन ही नहीं देती है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ही नहीं देना था। इफ़ दे आर मेड टू सिट इन द अबव ऑर्डर ऑफ देयर हाइट हु विल ऑक्यूपाई द मिड पोजीशन, अपने इफ़ दे आर मेड टू सिट इन द अबव ऑर्डर ऑफ द हाइट, अबव ऑर्डर ऑफ देयर हाइट के बेसिस पर बैठे तो कौन होगा, सिंपल सी बात है यार, मिड पोजीशन किसकी होगी, मिड पोजीशन किसकी होगी, यहाँ से भी दो हैं, यहाँ से भी दो हैं, अगर फिर भी कम होते तो चलता, दो दो हैं, ठीक है। ये देखो ई और डी, फिर ये यहाँ से भी ये है, यहाँ से भी ये है, तो सी मिड वाला हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, 2.5 मार्क्स का।
2.5 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन की सीरीज हमारी खत्म हो चुकी है, जिसमें जो हैबिचुअल बेस्ड क्वेश्चन थे उसकी सीरीज हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब जो नई सीरीज आएगी मे बी वीडियो नंबर 9 रहेगा, वो कोडिंग डिकोडिंग आएगा, उसमें भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इस टाइप के भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। बाकी अगर आपको चाहिए पूरा कंप्लीट कोर्स यूपीएससी सीसेट का इसी टाइप की ट्रिक, और आप चाहते हैं कि सिर्फ 10 दिन में मैं सिर्फ वीडियो देख के 66 मार्क्स को ईजिली गेन कर लूँ, तो आप 7505134891 इस नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कॉन्टैक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा इंस्टामोजो का पेमेंट लिंक, आप उसको पे कीजिए और डायरेक्टली आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपकी ईमेल आईडी जो गिवन आप इंस्टामोजो में दोगे उसी ईमेल आईडी में आपको एक्सेस मिल जाएगा, या दूसरी ईमेल आईडी में भी एक्सेस मिल जाएगा इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करने के बाद। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, धन्यवाद।